अमित शाह एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। अमित शाह की इस जनसंवाद रैली के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में खास तैयारी की गई है, तो वहीं बिहार में आरजेडी ने थालियां बजाकर अमित शाह की इस रैली का विरोध किया। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी मुख्यालय में खास इंतजाम है। अब से कुछ ही देर में वर्चुअल रैली का आगाज करेंगे, वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो वहीं पटना में भी इस कार्यक्रम को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। दरअसल कार्यक्रम का जो संचालन है वो पटना से होगा। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वर्चुअल रैली यानी ये पहली वर्चुअल रैली होने जा रही है। ये डिजिटल के माध्यम से अब तक का ये पहला कार्यक्रम होगा इस तरीके का। बीजेपी की ये रैली, जिसे जनसंवाद, बिहार जनसंवाद नाम दिया गया है, और माना यह जा रहा है कि इस रैली के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज अमित शाह करने जा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी की तरफ से भी इसका विरोध शुरू हो गया है। आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल बीजेपी देश की ऐसी पहली पार्टी होगी जो गरीबों की, मजदूरों की मौत पर जश्न मनाएगी। लेकिन इस रैली को लेकर क्या तैयारियां, हम सीधे रुख कर लेते हैं बीजेपी मुख्यालय। हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़ गए हैं। नीरज, वहां क्या तैयारी और कितनी देर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह? देखिए, अब से चंद मिनटों पहले गृह मंत्री अमित शाह इस रैली के लिए पहुंच गए और अंदर वर्चुअल रैली के लिए तमाम तैयारियां की गई है। जिस तरह का मंच होता है आमतौर पे रैली का, उस तरह का मंच नहीं है, लेकिन एक बड़े हॉल में मंच बनाया गया है जिसमें कुर्सियां भी रखी गई हैं, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन किया गया, तमाम जो स्वास्थ्य प्रोटोकॉल है उनका पालन किया गया है। मंच पे भी जो 5-6 कुर्सियां रखी गई हैं उसमें भी दूरी रखी गई है ताकि लोग आसपास न बैठे। तो ये तैयारियां वर्चुअल रैली की। तो कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव जो कि अक्टूबर-नवंबर में संभावित है और वो प्रस्तावित भी है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण रैली है। और 1 साल के मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां तो गिनाएंगे ही, लेकिन बिहार से जुड़े मुद्दे को कैसे एड्रेस करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार के 72,000 बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जन जन तक पहुंचने की कोशिश की है इस रैली के लिए। लेकिन देखना होगा कि किन मुद्दों को एड्रेस करते हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स का जो एक मुद्दा है, बिल्कुल बिल्कुल नीरज आएंगे आपके पास। देखना होगा अमित शाह किन मुद्दों को एड्रेस करते हैं, किन मुद्दों को उठाते हैं। वहां पहुंच चुके हैं और वहां से रैली को संबोधित करेंगे। नीरज आएंगे आपके पास पटना, जहां कार्यक्रम का संचालन होगा। आनंद अमृत राज हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़ गए हैं। आनंद, वहां पर क्या तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और वहां किस तरीके से रैली के साथ जो तमाम कार्यकर्ता हैं बिहार के वो जुड़ेंगे? देखिए, कैसे हम सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि बीजेपी कार्यालय के अंदर एक मंच बनाया गया है, जैसे अमूमन जब कोई चुनाव प्रचार होता है जिस तरीके से मंच बनाया है, उसी तरीके से मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सुशील मोदी, जो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी मौजूद हैं। भूपेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी बीजेपी के, वो भी मौजूद हैं। तो बिहार बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं मंच पे, और 2 LED लगाया गया है, जो कुछ देर के बाद जब अमित शाह संबोधित करेंगे तो उस LED पे उनका प्रसारण होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार में 72,000 बूथों पर LED लगाया गया है और तमाम बूथों पर टारगेट दिया गया कि 3 से 4,000 हर बूथ पर लोग एकत्रित हो, यानी कि एक बड़ा टारगेट है बीजेपी का। वर्चुअल रैली के बहाने बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना चाहती है, लोगों से जुड़ना चाहती है, और यही वजह है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से बीजेपी ने एक तरीके से बिहार में आज चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसकी तैयारी इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं के अंदर का, जहाँ पे कुछ चुनिंदा लोगों को बैठाया गया है जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। तो ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय के अंदर का है, और इस वर्चुअल रैली को जनसंवाद का भी नाम दिया गया है, यानी कि आज से वर्चुअल रैली के बहाने बीजेपी ने। ठीक है आनंद अमृत, हम आपके पास आएंगे। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बीजेपी मुख्यालय की जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, रैली को संबोधित करेंगे, और दूसरी तरफ हमने आपको पटना की तस्वीर दिखाई जहां पर जो बिहार के बड़े नेता हैं वो वहां पर मौजूद है मंच पर, और 72,000 जो स्क्रीन हैं वो लगाई गई हैं ताकि कार्यकर्ता उस रैली के साथ जुड़ सकें, और 2 लाख लोग जो हैं वो इस भाषण को, इस रैली को सुनेंगे। इस तरह का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आरजेडी की तरफ से भी विरोध हो रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नवल किशोर जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं, और राजीव रंजन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नवल किशोर जी, आपके पास, बीजेपी अगर रैली कर रही है तो आरजेडी का विरोध क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये समय जो है वो महामारी संकट का है, और इसमें जो एक्चुअल इश्यूज है वो ये है कि मजदूरों को भूख का समाधान क्यों नहीं मिल पा रहा है। जो करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं उसके विषय में बीजेपी की चिंता क्या है।
जो बिहार में कोरोना को लेकर निरंतर जो सूचनाएं आ रही थी, जो क्वारंटाइन सेंटर को लेकर व्यवस्था की सूचनाएं आ रही थी, उस पर बीजेपी ने क्या किया, जो प्रवासी मजदूरों को बुलाने का सवाल था, उसमें बिहार सरकार ने कैसे कहा कि उसके पास उतनी आर्थिक ताकत नहीं है कि वो बुला सकती है। पहले बुलाने से मना किया, फिर आने पर उनके साथ समस्या आई, फिर जब आने लगे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ और क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर में तमाम तरह की कुव्यवस्था दिखी वहां पे, यहाँ तक कि आइसोलेशन सेंटर में रेप की भी घटना दिखती है। इन सब मुद्दों पे जो कि एक्चुअल सवाल है, एक्चुअल सवाल से भटकाने के लिए ये जो वर्चुअल रैली है बीजेपी का, उसका हम प्रतिकार करते हैं। और यह इसलिए भी करते हैं कि जो बिहार के गरीब हैं, जो बिहार के मजदूर हैं, बिहार के जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, बिहार के किसान हैं, बिहार के बेरोजगार नौजवान हैं, उनके मुद्दों को से ध्यान भटकाने के लिए जो बीजेपी इस तरह का कार्यक्रम कर रही है और इस कार्यक्रम पे लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, 144 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। 72,000 LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं जिसका खर्च 150 करोड़ है। इतना खर्च जब वो चुनावी संवाद पे कर सकती है तो वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर, वहां के शिक्षा में जो बदहाली है, स्वास्थ्य में बदहाली है, स्वास्थ्य में खासकर क्योंकि कोरोना संकट के दौरान ये पूरी तरह से लोगों को संकट झेलना पड़ा है और बिहार सरकार पूरी तरह से असफल दिखी है, जिसमें कि बिहार सरकार में भाजपा भी है, जेडीयू भी है, भाजपा सेंट्रल में भी है। जो ठीक है नवल किशोर, के काम किए यानी आपका आरोप है कि इस वक्त ये रैली नहीं होनी चाहिए, मुद्दों को भटकाने की कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए। राजीव रंजन, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कुछ पोस्टर्स भी आरजेडी के खिलाफ लगाए गए थे जिसमें आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोला गया, हमला बोला गया और कहा यह जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। लेकिन जो बड़ा आरोप आरजेडी लगा रही है, तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि ये पहला ऐसा कार्यक्रम होगा, ये पहली ऐसी पार्टी है बीजेपी जो मजदूरों और गरीबों की मौत पर जश्न मनाएगी। इस पर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं सुन रहा था नवल किशोर जी को, 20,000 करोड़ रुपए बिहार में इस कोरोना संकट पर राज्य सरकार ने खर्च किया। आप सुनने में दिक्कत ना करें, 20,000 LED की बात की मैंने, 72,000 LED की बात की। अरे अब आप सुन लीजिए ना, मैं पूरी दूसरी बात कह रहा हूं। मैंने सुनिए नवल किशोर जी, रेफर किया, अब सुन लीजिए, अब आप पूरी बात समझिएगा तब फिर बोलिए राजीव जी बोलिए। मैंने ये कहा कि 20,000 करोड़ रुपए प्रवासियों के और बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने में राज्य सरकार ने खर्च किए। बिहार आने वाले हर प्रवासी मजदूर को 5300 रुपए उन्हें घर पहुंचने तक उन पर राज्य सरकार ने व्यय किया है और जो स्किल्स मैपिंग के जरिए रोजगार देने का जो एक लक्ष्य है उस दिशा में भी राज्य सरकार बढ़ रही है। अब दूसरी तरफ देख लीजिए राजद की बात, ये प्रवासी मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी गोपालगंज मार्च के जरिए पिछले 15 सालों में आपने क्या एक मिनट नवल किशोर जी, राजीव रंजन, नवल किशोर जी, राजीव रंजन, एक बार सुन लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या है। उन्होंने इस रैली का विरोध करते हुए पहले तो थाली बजाकर विरोध किया और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस रैली को लेकर सवाल उठाए, जरा सुनिए। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। राजीव रंजन जी, अब लेकिन मुझे अनइंटरप्टेड जरा सुन लीजिए, आपने काफी धैर्य से सुन लिया है गायत्री जी उनको। अब देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार एक परफॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 15 वर्षों में बिहार में डिलीवर किया, दूसरी तरफ ये मजदूरों की बात कर रहे हैं, ये पिछड़ों की, अकलियतों की, दलितों की बात करते हैं और 118 नरसंहार इनके कार्यकाल में हुए, जातीय हिंसा, मजबूर क्यों हुए, बड़े पैमाने पर बिहार में पलायन हुआ और इन्हें शर्म भी नहीं से पलायन करने के लिए इन्होंने शर्म को भी खो दिया। पहले नवल किशोर की आपको मैंने सुना, राजीव रंजन जी, आप केवल झूठ ही बोलेंगे। एक बात का जवाब दीजिए ना, 15 साल में कौन सी फैक्ट्री लगाया? ठीक है, 15 साल में कितने को रोजगार दिया आपने? नवल किशोर जी, कितने मजदूर बाहर? नवल किशोर जी, राजीव रंजन जी, उखाड़ देकर अगर 42 सीटों की पार्टी बढ़कर 10 बार को बनागी तो उसकी वजह यही है कि आपकी संस्कृति और आदत, आपकी पहचान और आदत, आपकी संस्कृति है। राजीव रंजन जी, तेजस्वी जो बोल रहे हैं, और
राजीव रंजन जी, एक मिनट नवल किशोर जी, एक मिनट रुक जाइए। नवल किशोर जी, राजीव रंजन जी, एक मिनट, बिहार में एक मिनट राजीव रंजन जी, राज्य सरकार राजीव ने रंजन, निस्संदेह बड़ा काम किया है। राजीव रंजन, और ताली और छाती पीटने से बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर पाइए। राजीव रंजन, एक मिनट नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, राजीव रंजन जी, एक मिनट दोनों रुक जाइए, एक मिनट दोनों रुक जाइए। मेरा सवाल ये कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा वक्त है, जो लोग हैं भुखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, और ऐसे में अगर ये कार्यक्रम किया जा रहा है तो ये मौत पर जश्न मनाने की कोशिश है। मैं इस पर आपसे जानना चाह रही हूं, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस आरोप को? देखिए, सबसे पहले गायत्री जी, तेजस्वी यादव से भी तो पूछ लीजिए कि गोपालगंज के पूरे प्रकरण के समय उनकी, एक मिनट नवल किशोर जी, एक सेकंड रुक जाइए। नवल किशोर जी, आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी फिर। संख्या में उन्होंने बाजाबता मौत की कतार की तरह लोगों को एक दूसरे पर सवार करा करके एकत्रित किया। उस समय कोरोना संकट को लेकर उनकी राय क्या थी? आज वो जश्न की बात कर रहे हैं। मजदूरों की पीड़ा में वो कहां थे, किस गोपनीय स्थान पर थे? उन्होंने कोरोना संकट में अपनी पार्टी के खजाने से ठीक है, अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए नवल किशोर, नवल किशोर। अब राजीव रंजन, आप एक मिनट रुक जाइए। नवल किशोर जवाब दीजिए, जब आपने इकट्ठा किया था लोगों को तब क्या था? जब गोपालगंज तेजस्वी यादव तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ जुटा रहे थे, और अब आप जब बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, डिजिटल के माध्यम से कार्यक्रम कर रही है, तो आप विरोध कर रहे हैं, क्यों? देखिए, उसका एकदम महत्वपूर्ण ध्यान से सुनिए। पहली बात यह है कि सरकार में जो विधायक है उस पर आरोप है, सरकार को 48 आवर्स का समय दिया गया। उसके बाद कहा गया कि अगर आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम गोपालगंज पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। वो पहले कहा हुआ था। हमने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। उसके बाद नहीं किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बिल्कुल पालन नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हमने तस्वीरें दिखाई, कहाँ किया नवल किशोर जी? नहीं, आप उस डिस्टेंसिंग का बात कीजिए ना, कि जिस डिस्टेंसिंग को छोड़कर जो गोपालगंज में त्राहिमाम मचाए हुए हैं अपराधी, जिसका नेतृत्व इनके विधायक कर रहे हैं, ठीक है, उसको ये क्यों नहीं पकड़ते हैं? पुलिस उस समय राजीव रंजन जी फटाफट से जवाब दीजिए। ठीक है नवल किशोर जी, अब सुन लीजिए। नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर, आप एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए आप राजीव रंजन। मैंने ये कहा, बिहार में एक पोस्टर लगा, इनको मिर्ची लगी, हमारी पार्टी ने तो नहीं लगाया, लेकिन ये उन लोगों ने ये पोस्टर लगाए होंगे जिन्होंने बिहार में वेदना और यंत्रणा झेली है उन 15 वर्षों में। जिस समय शाम के वक्त के पहले आ जाए माताएं और जो बहुएं होती थी, ईश्वर से मन्नत मानती थी कि पति सकुशल, उनके बेटे सकुशल घर वापस आ जाए। यहाँ से पलायन हो रहा था, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उद्योगपति और मजदूर यहाँ से बिहार से पलायन कर रहे थे। फिरौती के मामले सत्ता के शीर्ष पर निपटाए जा रहे थे। लालू प्रसाद जी ने तो मासूम जो पशु हैं उनको नहीं बख्शा। पशुपालन घोटाला इस दुनिया के सबसे कुख्यात घोटालों में से एक है। जिस शहाबुद्दीन की बात ये कर रहे हैं, शहाबुद्दीन को कौन नहीं जानता है? बाहुबली शहाबुद्दीन को। शहाबुद्दीन के सामने राज्य सरकार जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय से नीरज कुमार है, पटना से आनंद अमृत। नीरज, सबसे पहले आपके पास अब कितनी देर है? अमित शाह कितनी देर में रैली को संबोधित करने वाले हैं? कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। नीरज, मुझे लगा नीरज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आनंद अमृत, वहां पर इस वक्त क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि सुशील मोदी भाषण दे रहे हैं। सुशील मोदी यहाँ पे भाषण का दौर शुरू हो चुका है। और जैसे अमूमन होता है कि जब चुनाव में जब बड़े नेता संबोधित करते हैं, उसके पहले जो तमाम उसके बाद पहले के नेता रहते हैं वो संबोधित करते हैं। तो अब कुछ देर पहले संजय जायसवाल ने संबोधित किया और अब सुशील मोदी कर रहे हैं। लोगों को इंतजार है कि कब बीजेपी के जो बड़े नेता अमित शाह जब संबोधित करेंगे तो वो उनको सुनना चाह रहे हैं तमाम नेता, लेकिन उसके पहले लगातार संबोधन का दौर जारी है। और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुशील मोदी बोल रहा है। सुशील मोदी जो बात बता रहे हैं वो साफ साफ बिहार में जो पूर्व की सरकार थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, उस पर हमला बोल रहे हैं कि 15 सालों में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। तो देखिए, जैसे ही बीजेपी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत की उसके बाद, ठीक है, यानी सुशील मोदी इस वक्त बोल रहे हैं, यानी ये संकेत है कि बस अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। नीरज से फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। नीरज, वहां पर क्या अपडेट, कितनी देर में अमित शाह बोलने वाले हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है कि किन किन बातों पर उनका फोकस रहेगा इस रैली में?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फोकस जो रहेगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की जो उपलब्धियां रही हैं उस पे फोकस रहेगा, क्योंकि तमाम सरकार के मंत्री जो है कल राजनाथ सिंह महाराष्ट्र में इस तरह की एक रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात की बिहार से जुड़े मुद्दों को भी उठाएंगे, जिसमें माइग्रेंट वर्कर का मुद्दा जो है वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। कोरोना से कैसे सरकार ने निपटा है और बिहार में जो चुनौतियां पेश आई हैं इस मुद्दे को रख सकते हैं। और क्योंकि इसको बिहार के चुनाव से जुड़ी वर्चुअल रैली का आगाज माना जा रहा है, तो ऐसे में बिहार के मतदाताओं को एड्रेस करने वाले तमाम मुद्दों को एड्रेस गृह मंत्री अमित शाह जरूर करेंगे, इस बात की उम्मीद है। लेकिन एक नई शुरुआत है चुनाव की। और मेरा एक सवाल था नंद किशोर जी से, जो कि आरजेडी के प्रतिनिधि अभी मौजूद हैं। उनसे सवाल है कि वो बार बार माफ कीजिएगा, नवल किशोर जी से सवाल है कि वो बार बार आरजेडी ये कहती है कि इस तरह की रैली का आयोजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना से निपटना है। सवाल ये है कि क्या आरजेडी बिहार में चुनाव चाहती है कि नहीं, वक्त पे अक्टूबर नवंबर में चुनाव चाहती है, या आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शासन चाहती है, क्योंकि कोरोना का संकट अभी चल रहा है। इस बात को लेकर पार्टी ने अपनी स्थिति साफ नहीं की है, तो क्या उनका मत है? देखिए, मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को नहीं समझ पाए और नहीं आरजेडी के राजनीति को समझ पाए। आरजेडी सिर्फ ये कहना चाहती है, हाँ समझा रहा हूँ, आरजेडी सिर्फ ये सवाल खड़ा करती है कि जब एक्चुअल इश्यूज पे ये सरकार पूर्ण रूपेण फेल रही है, और वो एक्चुअल इशू है प्रवासी मजदूरों का, नवल किशोर, आप समझे नहीं। नीरज ने आपसे पूछा अक्टूबर नवंबर में क्या आप चुनाव चाहते हैं या आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे इस दौर में जब कोरोना महामारी लगातार मुश्किलें बढ़ा रही है देश की, जिसमें बिहार भी शामिल है। चुनाव कराने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है चुनाव आयोग। हाँ। वो ना आपके कहने से और ना मेरे चाहने से चुनाव कराते हैं। आप क्या चाहते हैं वो तो आप रखेंगे ना अपनी बात। बिल्कुल रखेंगे। आप क्या चाहते हैं वो तो आप बताएंगे। चुनाव कराना उनका काम है और वो चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस समय बीजेपी अच्छा, मुझे ये बताइए आप कैसे प्रचार करेंगे? आप प्रचार कैसे करेंगे? जो मीडिया में अवेलेबल होगा हम करेंगे। हम आज भी जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे इश्यूज को दरकिनार करके नहीं कर रहे हैं। जो सरकार में है उसको जन कल्याण के लिए, जो लोग परेशानी में है, जो मजदूर परेशानी में है, किसान परेशानी में, नौजवान परेशानी में, उसका समस्या का समाधान करने के बजाय 2 लाख लोगों को अपना ये भाषण सुनानी चाहती है, जो कि पूरे साल फेल रही है, अर्थव्यवस्था में फेल रही है। लॉकडाउन अनप्लान्ड था, उसके माध्यम से सारे देश में मजदूरों को परेशानी का सबक झेलना पड़ा है, मिडिल क्लास को सबक झेलना पड़ा है। वैसे स्थिति में यह झूठ का एक चलिए, शुक्रिया।